हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 12th बायोलॉजी के 20 ऐसी महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखने वाले हैं बच्चों, जो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अभी तक कोई ऐसा साल नहीं गया जब ये क्वेश्चन ना पूछे गए हों। और आपको भी पता होना चाहिए बच्चों कि बायोलॉजी में क्वेश्चन क्या है, फिक्स होते हैं कि बस यहीं से आएंगे, ठीक है ना। इसलिए बच्चों इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, चाहे रट्टा मारिए या फिर बच्चों लिखकर तैयार करिए, लेकिन महज 2-3 दिन के अंदर ही इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। और इसमें से कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहे हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी बच्चों स्किप मत करना, कंप्लीट देख लेना, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि द्वि निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और ये 2022 में 3 सेट में पूछा था। द्वि निषेचन कहेगा या दोहरा निषेचन या इसी से संबंधित बच्चों त्रिसंलयन कहा जाता है। एक आता है त्रिसंलयन क्या है, तो चलिए हम सभी को देख लेते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। देखिए कैसे लिखेंगे बच्चों कि पराग नलिका में, अब पराग नलिका क्या होता है बच्चों, ये पुष्प के अंदर होता है जिसमें से परागकण अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। तो पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक, यानी पराग नलिका में 2 नर केंद्रक होते हैं और इन दोनों जो नर केंद्रक होते हैं बच्चों नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और जब ये भ्रूण कोश में पहुंचते हैं तो इनमें से एक नर युग्मक क्या करता है, अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके क्या करता है बच्चों, केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। और दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रक के द्वारा द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे निषेचित कर देता है। और इसी प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। यानी ये प्रक्रिया कि बच्चों पराग नलिका में क्या है, 2 नर केंद्रक होते हैं और ये नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं। और जैसे ही भ्रूण कोश में पहुंचते हैं तो एक नर युग्मक क्या करता है, अंड कोशिका से संलयित हो जाता है, ठीक। और दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर निषेचित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। और यहां पर बच्चों क्या होता है, एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं। यानी एक ही भ्रूण कोश में क्या है, 2 बार संलयन, भाई एक तो यहां हो रहा है अंड कोशिका से, दूसरा द्वितीयक केंद्रक से। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों कि एक ही भ्रूण कोश में 2 संलयन होते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। है ना मजेदार। तो चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन 2 तरह से पूछा गया था, 2 सेट में आया था। एक में पूछा था बच्चों कि असंग जनन पर टिप्पणी लिखिए और दूसरे में पूछा था कि असंग जनन क्या है और इसका क्या महत्व है। जरूरी नहीं कि सब में टिप्पणी ही दे, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डोंट वरी, ठीक है ना। हमें आंसर तो वही लिखना है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे बच्चों, असंग जनन। देखिए असंग जनन, देखिए हमें पता है बच्चों कि किसी भी पौधे का निर्माण तभी होता है जब क्या होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है ना। उसके बाद ही क्या होता है बच्चों, नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन इसमें कह रहा है असंग जनन, यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही, मतलब समझ गए, असंग जनन का मतलब बिना अर्धसूत्री विभाजन के। लिखेंगे क्या कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधे का निर्माण होता है, उसे, ठीक है ना। यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही बच्चों नए पौधे का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधे के निर्माण की इस प्रक्रिया को ही या इस घटना को ही बच्चों असंग जनन कहते हैं। यानी बिना अर्धसूत्री विभाजन के पौधे का जन्म होना या निर्माण होना कहलाता है असंग जनन। अब असंग जनन बच्चों 2 प्रकार का होता है, पहला है कायिक जनन, दूसरा है अनिषेक बीजता। तो कायिक जनन का मतलब क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है और किसी कलिका से ही नए पौधे का जन्म हो जाता है। जैसे आलू में आप देखे होंगे बच्चों, इसमें बहुत सारी कलिकाएं निकलती हैं, गन्ना में देखा होगा आपने, हल्दी में गांठ पड़ती रहती है बहुत ज़्यादा। तो इनमें क्या होता है बच्चों, बीज नहीं बनते हैं और इनके कलिका वाले भाग से, जिसको हम बोलते हैं मतलब एक जहाँ से क्या है शाखा निकलती है, वहीं से एक नया पौधा बन जाता है, ठीक है ना। तो पहला है कायिक जनन और दूसरा है अनिषेक बीजता। तो इस प्रकार का जो प्रजनन होता है बच्चों बीज द्वारा होता है, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। यानी बीज से होता तो है बच्चों इनका प्रजनन, लेकिन बीज के बनने में संयुग्मन या अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया नहीं होती है, जैसे में मक्का या फिर धतूरा, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है
हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों की बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। देखिए बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम फिर से बोल रहे हैं, सारे क्वेश्चन 2 बार 3 बार यानी 3 सेट 4 सेट में पूछे गए हैं। कोई ऐसा साल नहीं जब ये क्वेश्चन ना पूछे गए हों। आप क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे, देख लीजिए, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल भी बच्चों इन वीडियो को आप अगर इग्नोर करते हैं, टॉपिक को इग्नोर करते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि बहुभ्रूणता क्या है। नाम में ही रखा है बच्चों बहु यानी बहुत सारे, भ्रूणता यानी भ्रूण, ठीक है ना। देखिए हमने अक्सर सुना है बच्चों कि एक बीज में एक ही भ्रूण होता है, ठीक है ना। तो प्रायः क्या है कि एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आम है बच्चों, तो आम में क्या है भाई, हम आम में देखेंगे तो आम के अंदर एक ही गुठली होगी, 4 गुठली तो होगी नहीं। वही चीज कह रहा है कि एक बीज में या बीजांड में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब क्या हो एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं बच्चों, तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और अनावृत पौधों में यह घटना अधिक होती है। अनावृत बीज यानी जिनके बीज में आवरण नहीं होता है, अगर होता भी है तो एक बहुत पतली झिल्ली होती है। तो अनावृत बीजी में ये क्या है, घटना अधिक होती है, लेकिन आवृत बीजी पौधों में यह काफी कम मात्रा में, ठीक है। यानी ऐसे बीज जिनमें आवरण ऊपर होता है मजबूत, उनमें ये घटना क्या है, नॉर्मल एक ही होती है। जैसे अगर हम बात करें तो भाई जैसे काजू हो गया, बादाम, तो ये क्या है आवृत बीजी, तो इनमें घटना नहीं दिखाई पड़ेगी ज्यादा, ठीक। और बात करें बच्चों बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। संतरे में आपने देखा होगा कि कितने ज्यादा बीज होते हैं, कितने भ्रूण होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। अब बात करें, ये भी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन पूछे गए, हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन है बच्चों की आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आवर्त चक्र या इसी को कहेगा बच्चों मासिक चक्र या माहवारी या ऋजु चक्र, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो मादाओं में, ठीक है ना, जो भी क्या है स्तनधारी होते हैं, मादाओं में अंडाणु का जो निर्माण होता है बच्चों प्रत्येक 28 दिन के बाद होता है, यानी प्रत्येक 28 दिन के चक्र में होता है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा कि जो क्या है फीमेल होते हैं उनमें अंडाणु का जो निर्माण होता है प्रत्येक 28 दिन के चक्र में होता है या प्रत्येक 28 दिन के अंतराल में होता है, और इसी चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। और प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यानी स्त्रियों में 45 से 55 वर्ष की आयु में क्या होता है, उनमें प्रेगनेंसी की यानी गर्भधारण की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, ठीक है ना। और बात करें बच्चों तो आवर्त चक्र का जो नियमन करने वाले 2 प्रमुख हार्मोन्स LH व FSH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये 2 प्रमुख ऐसे हार्मोन्स हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी या मासिक चक्र का नियमन करते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें बच्चों, इसमें एक चीज और पूछा जाता है कि जब स्त्री में पहली बार ये माहवारी प्रक्रिया होती है तो उससे क्या बोला जाता है, रजो दर्शन बोला जाता है। और जब अंतिम बार होती है लगभग इस एज में, तो उसे बोला जाता है बच्चों रजो निवृत्ति बोला जाता है। इतना जरूर ध्यान रखना, जब पहली बार होता है, पहली बार जब किसी, अगर हम बात करें फीमेल में पीरियड होता है तो उसको कहते हैं रजो दर्शन, और जब लास्ट टाइम होता है रजो निवृत्ति बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। ये क्वेश्चन भी 2022 में 2 से 3 सेट में पूछा गया था, और 2020 में भी ये 2-3 सेट में पूछा गया था, ठीक। इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसा साल नहीं जब ये 2 से 3 या 4 सेट में ना पूछा जाए कि मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर बच्चों कहेगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, या फिर पूछेगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर तो हमारा वही रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हमें लिखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे बच्चों कि मानव में
प्रत्येक कोशिका में, यानी जो मानव के यानी मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमें पता है बच्चों, एक नंबर में भी पूछा जाता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है, या फिर आप 23 जोड़ी बोलेंगे, ठीक है ना। तो मानव के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जिनमें क्या होता है, ठीक, जिनमें से लिखेंगे, जिनमें से बच्चों क्या होता है, यहां पर देखेंगे भाई हवा चल रही है बहुत तेज, फिर भी ठंड में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो बच्चों प्लीज वीडियो में अगर मजा आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग लाइक करते नहीं, बड़ा हर्ट होता है देखकर। चलिए, कह रहा है कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं बच्चों, जिनमें से 22 जोड़ी क्या होते हैं, कायिक गुणसूत्र होते हैं, या जिसको दैहिक गुणसूत्र बोला जाता है। और इनकी संख्या क्या होती है बच्चों, जिनकी संख्या स्त्री व पुरुष में समान होती है। यानी जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी में से, उनकी संख्या स्त्री पुरुष में दोनों में समान होता है, जबकि बच्चों एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, और मादा का जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX तथा नर का गुणसूत्र XY होता है, और इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग का निर्धारण होता है। कहने का मतलब बच्चों, अगर शुक्राणु में हम बात करें, मेल के स्पर्म में शुक्राणु में तो क्या होता है, उनमें होता है बच्चों 22 + X, ठीक है ना। एक 22 + X होता है, तो दूसरा 22 + Y होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों अंडाणु में अगर हम बात करें तो 22 + X दोनों यही होते हैं, ठीक है ना। यही क्या होते हैं, 22 + X 22 + X, यानी दोनों सेम हो जाते हैं। अब जब क्या है, मेल का 22 + X फीमेल के 22 + X से मिलता है, तो भाई क्या हो जाता है, 44 + XX, यानी लड़की का जन्म हो जाता है। और जब मेल का 22 + Y और लड़की मतलब फीमेल का ये 22 + X हो जाता है, तो ये 44 + XY होता है बच्चों, तब जाकर के लड़के का जन्म होता है। तो इसी तरह से क्या है कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और बात करें ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना रसगुल्लों, ये काफी बार लगातार पूछा गया है, तो इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन है बच्चों की अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, अपूर्ण प्रभाविता है बच्चों, और साथ ही साथ सह प्रभाविता है, ठीक प्रभाविता है, तो परेशान मत होइए। बाकी को हमने 2 नंबर वाले क्वेश्चन में देखा है, ठीक है ना। आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डोंट वरी, बस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए, फिर हम बताते हैं कि इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं उनको हमने कैसे देखा है और कहां से PDF मिलेगी, सब कुछ आपको हम वीडियो के एंड में मेंशन कर देंगे। आप बिल्कुल भी परेशान मत रहे बच्चों, टेंशन मत लीजिए, हम हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना है। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है, देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण का मतलब पूरी तरह से प्रभावी ना हो सके। भाई अगर क्या है कि जब क्या होता है, ध्यान से सुनना, परिभाषा देख लीजिए, फिर पूरी का यहाँ से पूरी की पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। क्या होता है बच्चों, 2 विपरीत लक्षण वाले। अब विपरीत लक्षण का मतलब जैसे भाई एक लंबा है दूसरा बौना है, एक काला है या दूसरा क्या है गोरा है, ठीक है ना। तो भाई एक क्या है, जैसे पुष्प में है तो एक लाल पुष्प वाला तो दूसरा सफेद, तो यही हो गया कि 2 विपरीत लक्षण। तो 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराने पर जब एक लक्षण दूसरे लक्षण पर या दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो सके, तो इस घटना को बच्चों अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि मेंडल के प्रभाविता का नियम यह कहता है कि जब आप लाल पुष्प वाले पौधे को सफेद पुष्प वाले पौधे के साथ संकरण कराएंगे तो पहली पीढ़ी में केवल लाल पुष्प वाले ही पौधे उत्पन्न होंगे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा है। इसमें क्या है कि 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच आपने जब संकरण कराया बच्चों, तो यहां पर F1 पीढ़ी में देखा गुलाबी पौधे उत्पन्न हो गए। इसका मतलब एक लक्षण बच्चों क्या हो रहा है, एक लक्षण दूसरे पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाया है, यानी ये लक्षण इसके लक्षण को नहीं दबा सका, पुष्प लाल होने चाहिए गुलाबी हो गया। तो ये हो गया बच्चों अपूर्ण प्रभाविता का नियम। लेकिन जब हम F2 पीढ़ी में जाएंगे, यानी जब गुलाबी फूल होंगे, इनमें फिर से हम स्वपरागण कराएंगे, यानी सेल्फ पॉलिनेशन जब कराएंगे बच्चों, तो दूसरी पीढ़ी में जो संतान होंगी, यानी दूसरी पीढ़ी में जो पौधे होंगे, उनमें लाल गुलाबी सफेद
तीनों पुष्प होंगे और उनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:1, ठीक है ना। 1:2:1 के अनुपात में ये 3 रंग वाले मतलब 3 रंग वाले जो पुष्प होंगे ये तैयार होंगे, ठीक है ना। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि मानव जीनोम परियोजना क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सारे के सारे क्वेश्चन को बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है और अपने शब्दों में लिखा है ताकि हर एक स्टूडेंट इजिली इसको तैयार कर सके, ठीक है ना। चलिए देखिए, मानव जीनोम जो परियोजना है बच्चों, मानव जीनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है, ठीक है ना। मानव जीनोम का मतलब ये एक मनुष्य के जीन से रिलेटेड बच्चों एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, यानी एक बहुत बड़ी परियोजना होती है। और इसमें क्या होता है बच्चों, ठीक है ना, कि मानव जीनोम एक बड़े स्तर की परियोजना है जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीन की पहचान की जाती है। यानी मानव जीनोम में जो जीन होते हैं उनकी पहचान की जाती है। और हम बात करें बच्चों तो मानव जीनोम में 3×10⁹ क्षार युग्म होते हैं तथा प्रति क्षार पहचानने के लिए $3 का खर्च आता है। यानी मनुष्य में इतने क्षार युग्म होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों तो एक क्षार के लिए, यानी एक क्षार के बारे में अगर आपको अच्छे से नॉलेज लेना है तो क्या होगा, $3 का खर्च लगभग आता है, ठीक है ना। $3 अगर हम बात करें $1 में प्रेजेंट टाइम में लगभग 80-81 रुपए के करीब बन रहे हैं। तो इस तरह से एक क्षार पहचानने में $3 का खर्च आता है। और इस परियोजना की प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 13 वर्ष का समय लगता है। यानी अगर हजारों साइंटिस्ट भी अगर मिल जाएंगे बच्चों, रात दिन काम करेंगे ना, तब भी जाकर के 10 से 12 साल से ज़्यादा वक्त लग सकता है। और इसी कारण यानी इसके व्यापकता के कारण ही बच्चों इसे महापरियोजना भी कहा जाता है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। और भाई साहब ये क्वेश्चन तो अपने आप में रामबाण है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 2022 में भी ये लगभग 4 सेट में पूछा गया था। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर कहेगा कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीकी क्या है, या फिर कहेगा बच्चों कि डीएनए अंगुली छाप क्या है, ठीक है ना। फिंगर प्रिंटिंग को हिंदी में बोलेंगे अपन अंगुली छाप। तो चलिए देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट कौन सी टेक्नोलॉजी है और इसमें होता क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं बच्चों। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। और बच्चों ये बात करें टेक्नोलॉजी में, ये क्या है, जो समरूपी यानी एक जैसे दिखने वाले जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको छोड़ करके दुनिया में सभी, अगर हम बात करें सभी जीवों में फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन जो क्या है, जो समजात जुड़वा होते हैं एकदम हूबहू एक जैसे दिखने वाले, क्रियाकलाप एक जैसे शकल वाले, तो उन्हीं के फिंगरप्रिंट लगभग मैच करते हैं। बाकी इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति के डीएनए अलग ही होंगे। तो क्या होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, होता क्या है बच्चों, एक ऐसी तकनीकी है जिसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के डीएनए में भिन्नताओं को देखा जा सकता है। और इस तकनीक को सर्वप्रथम अलेक्स जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। और डीएनए फिंगरप्रिंट विभिन्न ऊतकों, अगर हम बात करें जैसे बाल, खून, लार, त्वचा, वीर्य या फिर योनि द्रव आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी जो डीएनए फिंगरप्रिंट होते हैं वो किनसे किनसे निकाले जा सकते हैं, बाल से भी, खून से भी, लार, त्वचा, वीर, योनि, इनके द्वारा। आपने देखा होगा बहुत क्रिटिकल कंडीशन की जो अगर हम बात करें खतरनाक तरीके से अपराध होते हैं, बहुत क्या है सस्पेक्टियस होते हैं बच्चों, अगर हम जिसमें बात करें तो बहुत ही मुश्किल होता है पहचानना कि इनमें आरोपी कौन है। तो देखिए ऐसे केसेस में सीआईडी वगैरह में आपने देखा होगा बाल को उठाते हैं, पन्नी में खून के कतरे को, तो इसी तरह से इन सब के द्वारा ही डीएनए को कलेक्ट करते हैं।
ठीक। और इसका उपयोग करके किसी खूनी, बलात्कारी, पैतृत्व के संबंध, भाई जैसे क्या है कि जैसे माता पिता की पहचान होती है या उनके संतान की कि इनका लड़का है या फिर नहीं है, ठीक है ना, तो इस चीज की सब पहचान की जाती है। तो ये है बच्चों डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रसगुल्लों। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए इसको हम देख लेते हैं कि टीकाकरण होता क्या है। देखिए टीका या वैक्सीन कहेगा बच्चों, टीकाकरण बोलेगा या वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन तो अंग्रेजी में ही होता है, लेकिन हिंदी में अगर पूछ ले कि टीका क्या है और वैक्सीन क्या है, तब दोनों सेम लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि टीका को वैक्सीन अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन कभी कभार हिंदी में ही पूछ लेता है कि टीका किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि टीका या फिर टीकाकरण क्या होता है। देखिए टीका क्या होता है बच्चों, टीका या फिर वैक्सीन निलंबित कोशिकाओं, निलंबित का मतलब जो सुसुप्त होती हैं, ठीक ना, या मरी हुई या उसके मरने के कगार पर हों, तो निलंबित कोशिकाओं, शुष्क सूक्ष्म जीवों या कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद होता है। यानी टीका कैसे बनता है, निलंबित कोशिकाओं से या सूक्ष्म जीवों से या फिर कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ से होता है, ठीक है ना, जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए बच्चों इसका उपयोग करते हैं। अभी देखिए क्या है, अभी इस समय भी वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड का, कोरोना का, ठीक है ना, और कोरोना की जो वैक्सीन लगाई गई थी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, वो भी तो क्या है बच्चों, टीका ही तो है ना। और क्यों लगाया गया कि हमारे बॉडी में क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान हो सके, यानी हमारे बॉडी में एक सुरक्षा कवच बन सके ताकि जो वायरस है अंदर ना प्रवेश कर सके, ठीक है ना। तो इसका उपयोग क्या करते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। और यह एंटीजन का एक घोल होता है, ठीक है ना, यह एंटीजन का घोल होता है बच्चों, जिसे इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश करा के प्रतिरक्षा प्रदान किया जाता है। और इस प्रक्रिया को ही टीकाकरण कहते हैं। और सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर, ठीक है ना, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। और इसीलिए क्या है कि इनको यानी एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये है रसगुल्लों टीका और टीकाकरण। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, स्टेम कोशिकाएं होती क्या है। यानी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेम कोशिकाएं किसे कहते हैं या फिर स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चलिए देख लेते हैं बच्चों स्टेम कोशिकाएं क्या होती है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है ना, बहुत ही मजेदार तरीके से इसको हम सीखते हैं। कह रहा है कि बच्चों स्टेम कोशिकाएं या फिर मूल कोशिका, ठीक, इसी को मूल कोशिका भी कहा जाता है। तो स्टेम कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं ऐसी कोशिकाएं होती हैं बच्चों जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। यानी इन कोशिकाओं के अंदर शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता होती है। और इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। ये क्या होता है बच्चों, ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती हैं। और इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिका की मरम्मत करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी इन कोशिकाओं का हम उपयोग शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की मरम्मत करने हेतु इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके द्वारा हृदय रोग, बहरापन, ठीक ना, बहरापन, रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर, उसके बाद त्वचा निरूपण आदि का उपचार किया जा सकता है। यानी स्टेम कोशिकाओं के द्वारा ये सब किया जा सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हर साल बच्चों 2 से 3 सेट में जरूर पूछा जाता है कि अमेबीय पेचिश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा पेचिश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों कि किस तरह से हमें लिखना है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए बच्चों आप सबको पता होगा, ठीक है ना, आपने इसे पढ़ा भी होगा, लेकिन बच्चों हमने बहुत ही सरल तरीके से लिखा है
ताकि हर एक वीक स्टूडेंट भी अच्छे से समझ सके। तो कैसे लिखना है बच्चों, ध्यान से समझिए कि जो अमेबी पेचिस होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। अमेबी पेचिस किसके द्वारा होती है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। और यह आंत्र यानी आंत, यह आंत में विकर स्रावित करके, विकर यानी एंजाइम, ठीक है ना, यह आंत में क्या करता है बच्चों? विकर स्रावित करके घाव पैदा कर देता है और इन घावों से रक्त, म्यूकस आदि मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आता है, ठीक है ना। यानी इन घावों से जो रक्त होता है, म्यूकस है, ये क्या है? मल के साथ पेचिस के रूप में बाहर आ जाता है। और बात करें बच्चों, यह रोग संक्रमित भोजन एवं जल के द्वारा दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है और इसका सबसे बड़ा कारण घरेलू मक्खियां हैं। यानी जो घरेलू मक्खियां होती है बच्चों, ये क्या है? पेचिस का सबसे बड़ा कारण होती हैं। इस रोग के होने पर पेट में दर्द, सिर में दर्द, वमन की इच्छा होती है। वमन यानी जैसे उल्टी होना, ठीक है ना, उल्टी करने की इच्छा होती है। और क्या होता है? रोगी के आंखों के पास काले घेरे बन जाते हैं तथा शरीर कमजोर हो जाता है। और आगे लिखेंगे बच्चों कि इस रोग से बचने का सबसे अच्छा उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी जितना हो सके हम अपने आप को साफ सुथरा रखें और साथ ही साथ क्या है? साफ सुथरा भोजन का सेवन करें, ठीक है ना। मतलब जो भी क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि दूषित पानी पिए, उसके बाद मक्खी वगैरह पड़ी हैं तो चलिए उसको निकाल कर फेंक दिए, खा लिए, नहीं। इससे तो क्या होता है? ये सारे क्या है? हमारे अंदर एक प्रकार का रोग ही पैदा करते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आधा इतना कर लीजिए, उसके बाद यहां कर लीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है बच्चों कि हाथी पांव या फाइलेरियसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। हाथी पांव कहते हैं या इसी को फाइलेरियसिस कहा जाता है, ठीक, दोनों सेम टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? बहुत ही अच्छी तरह से इसे देख लीजिए। देखिए यह रोग बोले तो हाथी पांव जो रोग होता है बच्चों, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। यानी हाथी पांव रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने पर फैलता है और यह रोग ऐसे क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर मच्छर अधिक होते हैं या फिर बच्चों दूषित जल का प्रयोग अधिक होता है। यानी ऐसे जगहों पर ये रोग ज़्यादा फैलता है जहां मच्छर अधिक पाए जाएं, ठीक है ना, या फिर वहां पर दूषित जल का सेवन किया जाता हो। और हम बात करें बच्चों, यह रोग वुचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक परजीवी से होता है, ठीक है ना, वुचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक परजीवी से होता है। और में ये क्या है? बुचेरेरिया ऐसे करके आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना, सब एक है। तो ये क्या होता है? वुचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक परजीवी से होता है जो लसिका वाहिनियों में रहता है। और इस रोग में क्या होता है बच्चों? लिम्फ वाहिनियों की एंडोथीलियम कोशिकाएं विभाजित होकर दीवार को मोटा कर देती हैं, यानी अंदर का जो स्तर होता है उसे मोटा कर देती हैं, जिससे क्या होता है बच्चों? यकृत, प्लीहा, अंडकोश, टांगों आदि का जो आकार है वो बढ़ जाता है। और इस अवस्था को ही क्या कहा जाता है? हाथी पांव कहते हैं। यानी इन सब में क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा, ये सभी बच्चों आकार में बढ़ने लगेंगे। इसके कारण जो पैर है एकदम हाथी की तरह दिखाई देने लगता है। इसी कारण या इस रोग को यानी इसी अवस्था को ही हाथी पांव कहते हैं। और इस रोग से बचने के लिए मच्छर व उनके लार्वा को नष्ट कर देना चाहिए। भाई जहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं वहाँ पर दवाओं का छिड़काव कर दीजिए, DDT वगैरह का, या फिर क्या है उनमें मतलब ऐसी केमिकल डाल दें कि उनका लार्वा ही नहीं पैदा हो। और साथ ही साथ मच्छर के काटने से बचना चाहिए। भाई मच्छरदानी का प्रयोग करें सोते वक्त ताकि मच्छर ना काटने पाए। तो ये सभी क्या है? बचाव है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये क्वेश्चन है और ये पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलिए बच्चों अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है बच्चों, ठीक है ना, तो इसे भी बिल्कुल आप इग्नोर मत करना। कह रहा है कि बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी देखिए, बी यानी बैसिलस, टी यानी थोरिंजिएसिस। बैसिलस थोरिंजिएसिस एक ऐसा जीवाणु होता है बच्चों जिसकी मदद से एक फसल की प्रजाति तैयार की जाती है। तो चलिए हम क्या लिखेंगे देख लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए बच्चों, आधुनिक समाज में फसलों में विभिन्न प्रकार के रसायनों
कीटनाशकों तथा पीड़क नाशियों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। हमें पता है भाई, हम सब देख रहे होंगे अपने आसपास के वातावरण में, देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है फसलों के लिए। ठीक, तो ये रसायन क्या होते हैं बच्चों, यानी जिनका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, ये रसायन मनुष्यों तथा जीव जंतुओं के लिए अत्यंत विषैले व हानिकारक होते हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है इससे। और इस समस्या को दूर करने के लिए जीनी अभियांत्रिकी द्वारा, यानी जीनी अभियांत्रिकी, ठीक, यानी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा क्या है बच्चों, बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा तैयार किए गए पौधे को बीटी फसल कहते हैं। यानी बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु से एक जो फसल तैयार होती है बच्चों, उसी को कहते हैं बीटी फसल। ठीक, जो क्या होती है, कीट रोधी होती है पूरी तरह से, यानी अगर कीट लगते भी हैं तो कीट पत्ती को खाएंगे, मर जाएंगे खुद, ठीक है ना। लेकिन क्या है, ये हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं होता है। और ये इससे क्या है, फसल की उपज भी कई गुना तक बढ़ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा फसलों में उत्पादन होता है। और इसी पर आधारित बहुत सारी फसल जैसे बीटी काटन, यानी बीटी कपास, बीटी बैगन, बीटी टमाटर, बहुत सारी फसलें तैयार की जा चुकी हैं इसके आधार पर, ठीक है ना। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझना। कह रहा है कि प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर बोलेगा कि प्लाज्मिड क्या है, ठीक है ना। चलिए प्लाज्मिड होता क्या है, ध्यान से समझना कि प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है, ठीक है ना। प्लाज्मिड क्या होता है, एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग होता है। यानी जो गुणसूत्र के अंदर डीएनए होते हैं ऐसा डीएनए नहीं, ये क्या होता है कि एक कोशिका में पाया जाने वाला डीएनए होता है और यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। यानी इसके अंदर बच्चों एक ऐसा गुण होता है प्लाज्मिड के अंदर, ये अपना क्या है, हूबहू यानी फोटो कॉपी तैयार कर लेगा, ठीक है ना, कि यह स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप बना सकता है। और ये बच्चों अगर हम बात करें, ये अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। यानी जो प्लाज्मिड होते हैं ये क्या होते, कहाँ पर, ये प्रायः बैक्टीरिया में ही होते हैं। और हम बात करें बच्चों तो जहां गुणसूत्र का डीएनए, यानी गुणसूत्र के डीएनए से इसका अंतर क्या है, ध्यान से समझना कि जहां पर गुणसूत्र का जो डीएनए है वो जीवों को यानी जीने के लिए सूचना देता है कि कैसे जीना है, उसके लिए जो सूचना देता है, वहीं पर जो प्लाज्मिड का जो डीएनए है वो असाधारण परिस्थितियों में जीव को लाभ पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों प्लाज्मिड। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जीन चिकित्सा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है और हर साल 2 से 3 सेट में आपको जरूर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो जीन चिकित्सा क्या है, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए जीन चिकित्सा में किसी मनुष्य में बच्चों उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। यानी जो जीन चिकित्सा है इसके अंतर्गत किसी मनुष्य के अंदर उपस्थित दोषपूर्ण जीन को हटा करके एक स्वस्थ जीन डाल देते हैं, ठीक है ना। और जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जा सकता है। यानी जीन चिकित्सा के द्वारा क्या होता है, किसी भी बच्चे में या फिर भ्रूण में जो दोषपूर्ण जीन होते हैं उनको टिक कर लेते हैं, यानी उनको एक निशान लगा देते हैं कि भाई यही है, और इसको फिर क्या है सुधारा जा सकता है। और इसमें क्या होता है बच्चों, रोग का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, ठीक है ना। यानी रोगों का उपचार करने के लिए स्वस्थ जीन को बॉडी के अंदर क्या है प्रवेश करा देते हैं, जो क्या करता है दोषपूर्ण जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करता है। और हम बात करें बच्चों तो इसका पहला प्रयोग यानी जीन अगर ये जीन चिकित्सा का जो पहला प्रयोग है सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की के अंदर, यानी एक 4 वर्षीय लड़की में किया गया था, ठीक। जीन चिकित्सा का प्रयोग सर्वप्रथम 4 वर्ष की एक लड़की के अंदर किया गया था सन 1990 ईस्वी में। तो चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए,
उसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर जो 16 है कह रहा है कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि परजीविता, देखिए नाम में ही रखा है बच्चों परजीविता यानी दूसरे पर आश्रित रहना, ठीक है ना। देखिए परजीविता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है बच्चों, पारस्परिक का मतलब दो जीवों के बीच एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे को हानि होती है। और इस प्रकार के जो सजीव हैं बच्चों अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे सजीव पर आश्रित रहते हैं यानी निर्भर रहते हैं, जैसे अमर बेल, ठीक है ना। इसमें तो क्या होता है भाई, अमर बेल को तो लाभ होता है, ठीक है ना, लेकिन क्या किसी पौधे, ठीक, अमर बेल व किसी पौधे के बीच संबंध, इसमें बच्चों होता क्या है, अमर बेल यानी जो क्या है एक लता की तरह होती है, उससे तो लाभ होता है, लेकिन पेड़ को क्या हो हानि, क्योंकि भाई वहां पर क्या होता है पर्णहरिम की प्रक्रिया होने नहीं देगा और पेड़ धीरे धीरे क्या है कुछ समय के बाद सूख जाएगा। तो ये है परजीविता। जैसे जूं हो गया, खटमल हो गया, ये हमारे शरीर पर रह करके ही भाई हमें तो नुकसान होगा लेकिन उन्हें तो लाभ ही लाभ होता है ना। तो ये रहा बच्चों परजीविता। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगली टिप्पणी बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है ना। सहभोजिता होता क्या है, ध्यान से समझना। देखिए सहभोजिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। जैसे आम की शाखा पर आर्किड व व्हेल की, मतलब जो व्हेल मछली होती है उसकी पीठ पर रहने वाले बार्नेकल, ठीक है ना। इनको तो क्या होता है बच्चों, बार्नेकल को तो भाई लिखा ही नहीं, गलत हो गया तो लिखा ही नहीं। चलिए इसमें होता क्या है बच्चों, जैसे आम की शाखा पर आर्किड होता है जिसको हमारे यहाँ बाना कहते हैं। देखा होगा आपने, आम की पेड़ पर उगता है तो आर्किड को तो भाई लाभ होगा, ठीक है ना, लेकिन आम को ना तो लाभ होगा ना हानि, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है इसकी जड़ें वायवीय होती हैं। ये सूर्य के प्रकाश में ये भी अपना भोजन डायरेक्टली बनाते हैं, बस एक आधार उनको चाहिए होता है। और जैसे व्हेल की पीठ पर रहने वाले बार्नेकल, तो व्हेल को ना तो कोई लाभ होगा ना हानि, लेकिन बार्नेकल को तो भाई लाभ ही लाभ होता है, ठीक है ना। तो वही चीज है बच्चों की आम की शाखा पर आर्किड व व्हेल की मछली, मतलब व्हेल की पीठ पर रहने वाले बार्नेकल को तो लाभ होता है जबकि आम व व्हेल को कोई लाभ या हानि नहीं होती है। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कह रहा है कि सहोपकारिता, देखिए इसमें हम बात करें परजीविता, सहभोजिता, सहोपकारिता, ये तीनों टिप्पणियां साथ में पूछी जाती हैं, ठीक। बाकी तीन में से तो एक डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या है बच्चों सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या है, ध्यान से समझना। सहोपकारिता एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है। सहोपकारिता में क्या होता है बच्चों, दो के दोनों जीवों को लाभ होता है, ठीक है ना, यानी दोनों जीवों को एक दूसरे के कारण लाभ होगा, किसी को हानि नहीं होगा। जैसे कवक तथा शैवाल के बीच संबंध, इसमें क्या होता है बच्चों, कवक पोषक तत्वों व जल का अवशोषण करता है तथा शैवाल भोजन का निर्माण करता है। तो इसमें दोनों जीवों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है, ठीक। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, इसलिए इसको भी बिल्कुल इग्नोर मत करना। कह रहा है कि रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि रेड डाटा बुक है क्या। ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है। देखिए विश्व संरक्षण संघ यानी वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ठीक है ना, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए संकटग्रस्त जीवों की एक सूची तैयार किया जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं, ठीक है ना। ये विश्व संरक्षण जो संघ है बच्चों, इसने क्या किया कि जीवों को यानी जो जैव विविधता है उनको संरक्षित रख सकें, इसके लिए जो भी क्या है संकटग्रस्त प्राणियां हैं जो क्या है मरने के कगार पर हैं या फिर विलुप्त हो रही हैं, ऐसे जीवों की एक सूची तैयार किया जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। और इस सूची में
उन सभी जीवों को शामिल किया गया है जो विलुप्ति यानी जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। और इस बुक के द्वारा संकटग्रस्त जीवों की जो जानकारी है वो आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इसमें सूची बनाई होती है कौन सा जीव, ठीक है ना, अब कितनी संख्या में बचे हैं, कौन से जीव मरने के कगार पर हैं, कौन एकदम विलुप्त हो चुके हैं, ये सारी चीज़ों का जिक्र इस बुक में होता है। और हम बात करें बच्चों, इसका प्रकाशन सन 1963 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ, ठीक है ना। तो ये है रेड डाटा बुक। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी राष्ट्रीय उद्यान क्या है। हालांकि हमने इसको एक बार देख भी रखा है, बाकी डोंट वरी। देखिए राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है या फिर ऐसा स्थान होता है जहां पर वन्य जीव यानी जो वन में रहने वाले सभी जीव जंतु होते हैं तथा पारिस्थितिक तंत्र यानी जो पेड़ पौधे, तो यह एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वन्य जीव तथा पारिस्थितिक तंत्र दोनों के संरक्षण के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। और इन क्षेत्रों में बच्चों मानवीय हस्तक्षेप जैसे लकड़ी काटना, शिकार करना आदि पर रोक लगा होता है, यानी मानवीय हस्तक्षेप पर रोक लगा होता है। और हम बात करें भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली है, ठीक है ना, उसका नाम हेली, ठीक, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया उसका नाम हेली था। और इसका जो नाम है इस समय बदल दिया गया बच्चों, तो इसका जो नाम है, ठीक है ना, वर्तमान में जिम कॉर्बेट उद्यान है। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और यह उत्तराखंड में स्थित है। तो ये रहे बच्चों आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणियां। आई होप कि बच्चों वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए कंफर्टेबल रही होगी और बहुत ही ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिली होगी। इसलिए बच्चों सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। बाकी के सारे क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं बच्चों तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है 12th बायोलॉजी कंप्लीट कोर्स। उसमें जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले सारे क्वेश्चन को हमने वहां पर लिख दिया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। बाकी बच्चों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए।